शुरू करा दो यार। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। तारीख पर तारीख, असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, सबकी नज़रें इमरान खान पर। दूसरी तरफ मुलाकातें बड़ी तेज़ी से जारी हैं और परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात भी हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो चाहते हैं कि असम्बलियाँ जो हैं फ़ौरी तौर पर तहलील ना की जाएँ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि दिसंबर में ही, और उम्मीद की जा रही है कि 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली तहलील करने का ऐलान कर दिया जाएगा। इसका सियासी तौर पे कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कितना फ़ायदा उठा सकेगी हुकूमत? बज़ाहिर तो हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह मैनेज किया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बलियों से बाहर ना आए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली स्पीकर कौमी असम्बली से भी वक्त मांग लिया है। सूरत बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर डाल रही है हुकूमत के ऊपर। वो इलेक्शन कराओ मुहिम भी चला रही है और सभी अगर तहलील होती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आएगी, ये भी फैसला किया गया। साथ ही साथ चूँकि महंगाई बढ़ती जा रही है और जो माशी बुरान है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। आज एक अच्छी खबर ये है कि पेट्रोल के ऊपर 10 रुपये कमी का ऐलान हुकूमत ने किया है। अभी वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन क्या ये आवाम को रिलीफ दे सकेंगे? चूँकि बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है और चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल बैठ कर कोई फ़ैसला करें ताकि जो अदम इस्तेकाम है, जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, वो कंट्रोल की जा सके। मसला यहाँ पे है कि जो सैलाब मुतासिरीन हैं वो अभी भी बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। सर्दियाँ हैं, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। तो फौरी तौर पे इलेक्शंस में अगर ये सारी जमातें जाती हैं तो उसका फ़ायदा या नुकसान किस पार्टी को होगा? दूसरी तरफ अमल दरामद कराना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना आसान होगा इस फैसले पे? और फिर ज़ाहिर उन्होंने अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको एक उम्मीद दिलाई है कि हमारा जो मुतालबा है बुनियादी तौर पे फौरी इलेक्शन का, फौरी इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुतालबे को भी हासिल कर पाएगी? और सदर अलवी साहब की जो कोशिशें हैं वो किस हद तक कामयाब हुई और क्या कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है 23 दिसंबर से पहले पहले, या इवन दिसंबर में भी कि असम्बलियाँ तहलील ना हो और कुछ ऐसा रास्ता निकल आए कि दोनों फ्रीकैन जो है वो मुश्तरका तौर पे किसी एक तारीख पे मुत्तफिक हो जाए और किसी एक एजेंडे पे मुत्तफिक हो जाए और सियासी तौर पे ये मुल्क जो है वो आगे चल सके। तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। डॉक्टर समीना मतलूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उज़मा रियाज थैंक यू जदौन जी। साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उज़मा रियाज जदौन साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जफीर। ज्ञानचंद साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। उज़मा रियाज जदौन साहिबा गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। किस तरह देखती हैं, चूँकि मफामत की कोशिशें अलवी साहब की तरफ से की जा रही हैं, खान साहब ये कह चुके हैं कि असम्बलियाँ तो तहलील करनी ही हैं दिसंबर में, कहा यह जा रहा है शायद 23 दिसंबर को आप ऐलान कर देंगे। वाकई में असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी या उससे पहले पहले कोई ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपको कि शायद हुकूमत किसी एक पॉइंट पे आपसे इत्तफाक कर ले और जो पस्से पर्दा मुज़ाकरात या बातचीत हो रही है उस वो कोई नतीजा खेज साबित हो जाए? थैंक यू जफीर। सबसे पहले देखिए जफीर, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस वक्त खान साहब ने जो असम्बलियाँ तहलील करने की जो तारीख दी, उन्होंने कहा कि मैं 17 तारीख को ऐलान करूंगा। जी जी। और अब 17 तारीख को खान साहब के साथ जो पैगामात खान साहब को जो दिए जा रहे हैं जी और जी। आरिफ अलवी साहब के साथ PDM के मुख्तलिफ जो जमातों की जो लीडर्स हैं वो आके आरिफ अलवी साहब से बात कर रहे हैं।
तो देखें आप क्या नतीजा निकलता है। बात दरअसल ये है कि जी शुरू दिन से जो हमारी और खान साहब की जो डिमांड थी वो जल्द से जल्द शफाफ इंतखाबात की तारीख लेना थी। जी और मैं ये समझती हूँ कि अगर इन 7 महीनों के अंदर पीडीएम ने जो मुल्क का हाल किया, जो लोगों का हाल किया, और महंगाई देख लीजिए कि जिस कदर होती जा रही है, और ये वो जमातें हैं जो ऑलरेडी 70 साल से पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रही थी और इनके पास मईशत के बेहतरीन लोग मौजूद थे, और ये बेहतरीन लोग हर वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट को ब्लेम करते थे कि इन्होंने महंगाई कर दी। आज आप देख लें कि पीटीआई की गवर्नमेंट में महंगाई की शरह क्या थी और अब क्या है, और पीटीआई ने किस तरह से महंगाई को कंट्रोल किया हुआ था। ये तमाम चीजें अवाम के सामने हैं, और फिर इसी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। पीडीएम की जमातें आई जो अपने आप को माशी एक्सपर्ट के हिसाब से बात करती थी, और मजे की बात यह है कि आज पीडीएम की जमातें, ये तमाम लोग जो कहते हैं ना मेन ब्रेन्स जो हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो सब इकट्ठे हुए हैं। और इन तमाम लोगों की आप पॉलिसी देखें, अभी तक किसी ने कोई माशी पॉलिसी नहीं बताई कि उनकी क्या पॉलिसी है, उन्होंने किसकी पॉलिसी के तहत काम करते हुए मुल्क के रिजर्व को बढ़ाना है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है, कोई चीज देखे मौजूद नहीं है। इस वक्त आज मैं खबर सुन रही थी कि कोहिनूर टेक्सटाइल मिल तक बंद हो गई है जी। तो आप ये देख लीजिए कि मुल्क को ये किस जगह पे लेकर जा रहे हैं। इस वक्त बेरोजगारी बढ़ चुकी है, तमाम हालात देख रहे हैं। और खान साहब का एक ही मौकफ है, खान साहब को ना तो NRO 2 चाहिए, ना खान साहब ने कोई अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कोई बेनिफिट लेना है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के लिए। और ये मुज़ाकरात जो बैकडोर हो रही हैं, और पीडीएम की कोशिश है कि किसी तरह से खान साहब के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो सके, उसका सिर्फ एक ही चीज है जी कि अगर वो तमाम चीजें जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के लिए हुई, उनको तो खान साहब मानेंगे। अगर इसके अगेंस्ट हुई तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। ठीक है डॉक्टर समीना मतलूब साहब, गुफ्तगू आप सुन रही थी। एक तो ये बताइएगा कि महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरह उस्मा रियाज जदौन साहिबा बता रही थी, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि हमारे पास इकॉनमी जब थी और कोरोना आया, और कोरोना के दिनों में भी पूरी दुनिया जो है वो अपनी फैक्ट्रीज, उनकी जो इकॉनमी थी। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, प्लीज़ थोड़ी सी आवाज़ सही करें। ऑडियो जरा देख लीजिएगा पीसीआर। डॉक्टर साहब अब आवाज आ रही है आपको? अब ठीक है, अब ठीक। तो डॉक्टर साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना के दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकॉनमी मैनेज की और बहुत अच्छे से की। पूरी दुनिया ने उस वक्त तारीफ की पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने लॉकडाउन के अंदर बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। बड़ी बड़ी जो रियासतें थी वो कोलैप्स कर गई। अब ज़ाहिर आपके पास बड़े अच्छे एक्सपर्ट थे, जिस तरह अभी उज़मा रियाज जदौन साहिबा बता रही थी। तो क्या वजह बनी कि 7 महीनों में जो रिजर्व थे वो भी ख़त्म हो गए और उसमें एड ऑन भी नहीं हो सका कुछ? डॉक्टर साहिबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको इल्म तो है कि 2018 में जिस कंडीशन में हम पाकिस्तान छोड़ के गए थे, तो क्या इन्होंने वही सिचुएशन और वही हालात कायम रखे थे? बल्कि उससे तो ये बहुत बड़ी अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन में हम छोड़ के गए थे। आपकी जीडीपी कितनी थी जब आप छोड़ के गए 2018 में? हम 5.8 पे छोड़ के गए थे जीडीपी। तो ये ऑलमोस्ट 6 के लगभग ये भी छोड़ के गए जब आपका अपना इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट बता रहा है। भी नहीं, मेरी एक बात सुने। 5.8 पे हमने जब छोड़ा था, उस वक्त पाकिस्तान की आवाम इस तरीके से जो अब शोर मचा रही है या पिछले 4 साल से शोर मचा रही है, महंगाई का रोना रो रही है, और इसमें कोई शक नहीं बहुत तकलीफ में है आवाम। तो क्या उस वक्त लोग इस तरीके से शोर मचा रहे थे, तंग थे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वर्किंग कंडीशन में थे। अगर डॉक्टर समीना मतलूब साहब आपकी ये बात मान ली जाए कि आपके दौर में जरा आवाम तंग नहीं थे, कोई परेशानी नहीं थी, उनको नौकरी उनके पास थी, तो क्या वजह बनी कि 2018 में फिर आपको लोगों ने वोट नहीं दिया? अगर तो इतना सब कुछ अच्छा होता तो लोग फिर आपको बोरे भर भर के वोट भी देते।
मेरी एक बात सुने। जी जी। अब ये वो कहते हैं ना कि दिल के फफोलों को ना छेड़े। जो जिस तरीके से वोट इन लोगों ने लिए हैं ना, तो इन लोगों की अब दुहाइयां भी सुन ली है ना। एस्टेब्लिशमेंट को किस तरीके से ये गालियां भी निकाल रहे हैं, उनकी मुखालफत भी कर रहे हैं। तो ये इनकी ये पोजीशन उस वक्त नहीं थी, इनको भी लाया गया था। इनको सिलेक्टेड ऐसे नहीं कहा जाता था, बिला वजह नहीं कहा जाता था तो डॉक्टर साहब सिलेक्टेड। फिर क्या वजह बनी कि वही उसी सिलेक्टेड असेंबली के अंदर आपने इक़्तिदार संभाल लिया, तो क्या ही अच्छा होता कि फिर आप उस, चूंकि 2018 के इलेक्शन आप कहते हैं ना टेम्पर्ड शुदा है, चोरी शुदा है आपका मैंडेट, तो बिल्कुल, ये तो फिर क्यों तयशुदा आपने बात है। इक़्तिदार, आप भी फ्रेश मैंडेट लेके आते हैं ना, आप उन्हीं जीती हुई सीटों के ऊपर फिर आपने मैनेज किया ना इक़्तिदार। नहीं तो वो तो फिर जाहिर है, जब मुल्की हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, जब कहीं भी कोई भी चांस नजर नहीं आ रहा था इसके बेहतरी की तरफ जाने का, ठीक। तो उस वक्त ये सोच के एक चेंज लाई गई कि शायद कोई बेहतरी आ सके। अब ये हमें 70 साल की हुकूमतों का सुनाते हैं। आप ये कभी काउंट तो करें कि भाई यहाँ पे मार्शल लॉ कितने साल रहा और कितने साल इन बड़ी पार्टियों ने हुकूमतें की, और किस से और कौन सी हुकूमत ने मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन किया, ये तो कभी सोचा करें। उसमें ये है कि इस वक्त भी अगर हम देखें, हमारी जो सियासी कुशीदगी है, वो भी खान साहब की वजह से है। सियासी कुशीदगी बेहतर नहीं होगी तो हमारी मुआशी जो हालात है वो भी बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। उसकी भी जिम्मेदारी खान बहुत साहब हद ही तक है। खान साहब के पे ऊपर ही जाती है। अच्छा। और ये जिसमें वैसे जाते बड़ी जाते दिलचस्प डॉक्टर साहब, इन्होंने बड़ी जो दिलचस्प मुआहदे, सुनते। जी जी। आईएमएफ के मुआहदे तोड़े, उसका खुमियाजा भी हम लोगों को भुगतना पड़ा। उसके भी और जिम्मेदार ये खान साहब हैं। अंदाजे से बाहर था कि जो ये क्राइसिस में मुल्क को छोड़ के गए, हमें अंदाजा नहीं था कि इतने क्राइसिस में ये मुल्क को लेके जा चुके हैं। ठीक है। और जाते जाते इन्होंने आईएमएफ के मुआहदे भी तोड़े और सब्सिडी दी, पेट्रोल की गैर जरूरी जो कीमतें कम की, और जो सब्सिडी दी उससे मजीद खजाना खाली ठीक है हुआ। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बता दीजिएगा, आपने सारी चीज़ें इमरान खान साहब पे डाल दी। नवाज शरीफ साहब जो बीमार हुए उसकी वजह भी इमरान खान ही है। उसकी वजह नहीं, बीमारी शुमारी कोई किसी इंसान की एक दूसरे की वजह नहीं। अब इमरान खान पे जो गोलियां लगी हैं वो उसकी वजह भी नवाज शरीफ है। ये जो इंसान पे दुख तकलीफ जो आता है हालात और वक्त के मुताबिक, वो तो हालात और वक्त के मुताबिक आता है। नहीं, वो आप हर उसमें चीज़ का किसी जिम्मेदार उन्हीं को ठहरा रही है ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सारी चीज़ें ही इमरान खान साहब के खाते में डाले जा रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल आप अगर डीपली सोचे तो बिल्कुल उन्हीं पे जाता है। अच्छा। और अब भी जो मुल्की बहरान, जो मुल्क में इतना इंतशार पैदा हुआ है, ठीक वो है। हम लोग तो नहीं कर रहे, वो खान साहब ही कर रहे हैं। सड़कों पे निकले हुए हैं, अवाम को सड़कों पे निकाला हुआ है। ये बहरान चले। हम कर ठीक। रहे हैं, ठीक ये है। मैं, खान साहब भी पैदा जी कर डॉक्टर रहे हैं। साहब मैं आऊँगा आपकी तरफ। ज्ञानचंद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज्ञानचंद साहब खुशामदीद कहते हैं आपको भी। किस तरह देखते हैं, बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं, वो एक गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे और इस वक्त ज़ाहिर वो मुतहर्रिक भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ज़ाहिर कबल इस वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं जो कि होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और उन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो उस सूरत में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके हैं इस वक्त। खान साहब का जो मकबूलियत का दावा कर रहे थे वो अब गैर मकबूल हो गए हैं और लोग जान चुके हैं उनको। तो उनका दावा है कि अगर इलेक्शंस हो भी जाते हैं, पहले तो वो कह रहे हैं कि होंगे ही नहीं, अगर हो भी जाते हैं तो उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। आप भी यही समझते हैं कि आपके जो चेयरमैन है वो सही कह रहे हैं, खान साहब वाकई में गैर मकबूल है? देखिए, चेयरमैन साहब यकीनन ठीक कह रहे हैं। और ये जो बैकडोर ज्ञान है साहब ना की ऑडियो कि दें। राब्तू का जो बात हो रही है, वो भी इस तरह है कि उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं हो रही है। उसमें ये हो रहा है कि ये डेमोक्रेसी पे कोई सुसाइड अटैक नहीं करो। 3-4 महीने का आगे पीछे है। तो इमरान खान जो मांग रहा है वो उंगली मांग रहा है जिसपे इसको इख्तियार दिया गया था। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि भाई आप
इतने पॉपुलर अब रहे नहीं हो। लोग अब आपको जान चुके हैं कि आप कोशा खाना के। ज्ञानचंद साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा, आपकी ऑडियो हम तक सही तरह नहीं पहुँच रही, हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ बेहतर हो सके तो आपसे जवाब लेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेंगे। उज़मा रियाज जदून साहिबा, गुफ्तगू आप सुन रही थी डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, तो हर चीज़ आपके खाते में डाल रही कि चूँकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो इमरान खान साहब की वजह से है, क्योंकि इमरान खान साहब हर मामले में कभी वो सड़कों पे होते हैं, कभी एहतजाज कर रहे हैं। अब इसका जवाब उज़मा रियाज जदून साहिबा से लेंगे, लेकिन अभी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे हम उनसे भी बात कर सकें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले सकें। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कि इस वक्त पंजाब असम्बली जो है, अगर वो इस तहलील हो जाती है और केपी असम्बली भी, तो तकरीबन 60% जो आपका मुल्क है वो तो इलेक्शन मोड पे चला जाएगा, बाकी 40% आपके पास बचता है और सारे लोग तैयारियां कर रहे होंगे चीज़ें। तो अगर ये सूरत हाल बन जाती है तो ये आपके लिए बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी? कैसे मैनेज करेंगे? जो इत्तेहादी भी आपसे नाला हैं, वो भी, उनके गिले शिकवे भी दूर नहीं हो रहे, तो ये तो एक आपके लिए तो यहाँ हमें विन विन सिचुएशन नहीं लग रही। हुकूमत क्या सोच रही है, कैसे प्लान कर रही है इस सूरत हाल को? रही बात इत्तेहादियों के नाला होने की बात, वो नाला नहीं है। देखिए जी, जहाँ बहुत सारे जहन मिले हुए हों तो वहाँ पे थोड़ी सी वो कहते हैं ओपिनियन में डिफरेंस आ ही जाते हैं। ठीक। तो ये वो नाराजगी नहीं है कि वो हमसे सेपरेट हो जाएंगे, वो मामला सही हो जाएंगे। वो कोई ऐसा मामला नहीं है कि हम उसके इस लेवल पे फिक्रमंदी की तरफ जाएं। बाकी रही बात, अगर खान साहब ने सोच ही लिया है असेंबलियां, अव्वल तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये असेंबलियां तोड़ने की पोजीशन में नहीं है। अगर ये केपीके की और पंजाब की असेंबली इकट्ठी तोड़ते हैं तो मेरा ख्याल नहीं ख्याल कि भी बलूचिस्तान की और सिंध की असेंबली तो कायम रहेगी और वफाक कायम रहेगा। फिर पंजाब में और केपीके में इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन खान साहब को सर छुपाने के लिए कहाँ जगह मिलेगी? ना ये केपीके में जाके रह सकेंगे, ना पंजाब में रह सकेंगे। दूसरी बात ये है कि ये आज अगर ये हुकूमत अपने ही हाथ की में, जो हुकूमत इनके हाथ में है, ये खुद तोड़ेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि कल हुकूमत फिर इनके हाथ में आ जाए। ये इतना बड़ा गैम्बल नहीं खेलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ना क्या करते हैं इस पे। उज़मा रियाज जदून साहिबा, एक तो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, चूंकि डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि सारे मसलों की असल जड़ जो है वो इमरान खान साहब ही हैं। दूसरा, असेंबली अगर तहलील होती है, और क्या मरहलावार तहलील होगी, यानी पहले पंजाब फिर केपी, या दोनों असेंबलियां एक साथ तहलील होंगी? देखिए जी, दोनों मैं भी आपके साथ ये तो अब अगर तो मुझे ज्ञान साहब, आपकी आवाज हम तक से नहीं आ रही, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। जी नहीं आ रहा जी उज़मा, आप कंप्लीट करिए फिर। जी देखिए जी, ये दोनों असम्बलियां साथ तहलील करनी है या 1 बाय 1 करनी है, ये तो खान साहब 17 तारीख को इंशाल्लाह इसका ऐलान कर देंगे। और दूसरा, जैसे समीना मतलूब साहिबा फरमा रही थी कि जी हर चीज की जो है वो इमरान खान ही है, तो और फिर जब ये गवर्नमेंट में आए तो इन्हें पता चला कि हालात इतने खराब हैं, तो फिर इनसे टैकल नहीं हो रहा था। तो टैकल नहीं हो रहा तो आप फिर घरों को जाएं, फिर हम ही दें, आप हम खुद टैकल कर लेंगे इस चीज को। खान साहब का यही तो रोना है कि 7 महीनों में इन्होंने डिफॉल्ट के करीब पाकिस्तान को करके रख दिया है। कुछ अरसे तक अल्लाह माफी, अल्लाह से दुआ है कि कहत साली ना हो। इनके आने की वजह से वो बारिशें और वो सैलाब और वो जो इलाके मुतासर हुए हैं, इस वक्त कॉटन प्रोडक्शन आपको पता है खत्म होके रह गई है, आपकी सनतें बंद होके रह गई हैं। आप प्याज और टमाटर तक बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्त दवाइयां तक आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तमाम चीजें आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुख्तलिफ जगहों पे पड़ी हुई हैं। इवन आपकी ये बहरी जहाज खड़े हुए हैं, आपके कंटेनर्स बाहर खड़े हुए हैं। आपके पास पैसे नहीं है कि आप ये चीजें मंगवा सकें, और उसके बावजूद आप सिर्फ इक्तदार से इसलिए चिमटे हुए हैं कि आप लोगों को NRO 2 मिल जाए,
नवाज शरीफ की तमाम केसेस खत्म कर दिए जाए, मोहतरमा आपकी मरियम नवाज साहिबा के तमाम केसेस खत्म कर दिए जाए और इनकी किताबों को साफ करके दोबारा से सादिक और अमीन के साथ फरिश्ता बना के पाकिस्तान के अंदर दोबारा मुसल्लत कर दिया जाए। खान साहब को जी मैं आऊँगा आपकी तरफ भी और इससे NRO 2 पे ज़रा तफसीली बात करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन ज्ञानचंद साहब, जो सवाल मेरा आपसे था, चूँकि आपकी ऑडियो हम तक सही नहीं पहुँच पा रही थी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि नहीं मुमकिन होगा अगर इलेक्शंस होते हैं तो कबल अज़ वक्त, तो खान साहब जो है वो मकबूलियत अपनी दावा तो कर रहे हैं। जिस तरह ज़मीनी इंतखाबात में कराची में शिकस्त हुई, उनको मुल्तान में शिकस्त हुई, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि अब इतनी ज़्यादा नहीं, अब चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। उनके धरना जो उन्होंने दिया, फिर जिस तरह के उन्होंने फैसले किए, खुद उनके लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो आपको भी यही लगता है कि खान साहब वाकई में गैर मकबूल हो गए? ज्ञानचंद साहब। जी ज्ञानचंद साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ज्ञानचंद साहब तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, और ब्रेक के बाद हम उनसे इसका जवाब भी लेंगे। और NRO 2 की बातें हो रही हैं, NRO 1 से लेकर 2 तक की कहानी क्या है, और किस तरह सियासतदान जो है वो इस वक्त उनके पास बड़ा सुनहरा मौका है अपने आप को और अपने मुतालबात पार्लियामेंट को बालादस्त बनाने का। क्यों अभी तक जो हमारी सियासी लीडरशिप है वो ये बेहतरीन फ़ैसला करने में या इस चांस को अवेल करने में नाकाम क्यों है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।